अस्सलाम वालेकुम, शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार और जहां हम बैठे हैं ठंडी यख बस्ता हवाएं चल रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। क्यों नासिर साहब, आ रहा है ना मज़ा? और जहां सियासी मंजरनामे की बात है, कल जो है एहतसाब अकबर कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और हर तरफ यही चल रहा है कि एहतसाब का शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा जो है वो दरअसल एहतसाब का जो अमल है और जो बहुत बड़ा नारा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जनाब मैं तुन देंगा, वो जो है उसका जनाजा निकल गया है और जनाजा बड़ी धूम से निकला है। वहीं पर जहां शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा दिया और ये इस एहतसाब के ऊपर अदालतों की तरफ से, सियासी रहनुमाओं की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से तनकीद की जा रही थी, वहीं पे हमने इससे देखा, इससे पहले ख्वाजा साद रफ़ी का जो मुकदमे का ज़मानत का फ़ैसला आया था, जो जस्टिस मकबूल बाक़िर ने लिखा था, उसके अंदर अदालत ने करार दिया कि नैब जो है वो सियासी इंजीनियरिंग का आलाकार है। अब जो है हमने देखा कि खुर्शीद शाह जो कि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ और उनको 2 साल तक जो है वो नैब ने अपनी हिरासत के अंदर रखा। अब उनकी जो ज़मानत गुज़िश्ता दिनों दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अब उसका फ़ैसला आया है, उसका तफसीली फ़ैसला आया है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है और उसके अंदर अदालत ने अपने इस फ़ैसले में ये लिखा है कि बग़ैर नैब के पास ऐसे शवाहिद ही मौजूद नहीं है, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद नहीं है और नाकाबिले तरदीद शवाहिद या सबूतों की अदम मौजूदगी के अंदर किसी शख्स को एक दिन भी जेल के अंदर रखना वो इंसानियत की तज़लील है और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये कितनी बड़ी और अहम बात है कि नैब या एहतसाब के नाम के ऊपर जिस तरह से विच हंटिंग की गई है, उसके ऊपर ये एक और बड़ा ताज़ियाना है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसनात मलिक और नासिर इकबाल। इनसे हम मज़ीद भी इस बारे में गुफ्तगू करेंगे कि जहां शहजाद अकबर के इस्तीफ़ा के बाद और प्राइम जो वज़ीर आज़म हाउस से आने वाली ख़बरें हैं कि वज़ीर आज़म ने अदम इत्मीनान पर जो है उनको फ़ारिग किया और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि नेशनल क्राइम एजेंसी में जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा था, उस हवाले से उन्हें बहुत गुस्सा था क्योंकि उनका सारा नैरेटिव जो है वो बैठ गया। शहबाज शरीफ की नाअहली मुमकिन नहीं हो सकी है पिछले 4 साल के अंदर, यही एक ख्वाब था और उनकी नाअहली अब सियासत में इमरान खान को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज भी बन गया है और यही शायद वजह है कि शहजाद अकबर को घर जाना पड़ा है। नासिर साहब, ये जो खुर्शीद शाह साहब वाला, मैं तो कवाली लम्बी करती, लेकिन खुर्शीद शाह साहब के फ़ैसले के अंदर जो आया है उसमें क्या अदालत ने क्या देखा है, क्या कुछ और कहा है? अगर इसको एक लाइन में बयान किया जाए ना, 1 लाइनर, तो ये उर्दू की कहावत नहीं है कि ताबूत में आखिरी कील। हाँ, ये देखें ना, किसके ताबूत में आखिरी? ये नैब के। अच्छा। और ये जो बयानिया है, नैरेटिव है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और हम नहीं छोड़ेंगे और जो करप्ट लोग हैं उनको जेल जाना होगा, लेकिन ज़रूर भेजें करप्ट लोगों को जेल में, लेकिन सबूत के साथ। पहले आप सबूत इकट्ठे करें, ये तरीका नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसके खुर्शीद शाह साहब को 2 साल तक आपने जेल में रखा और अभी तक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं पेश की, तो ये उनको एक दिन भी जेल में रखना ना सिर्फ उनके फंडामेंटल राइट्स की ब्रीच है, बल्कि ये जो ह्यूमन डिग्निटी के भी ख़िलाफ़ है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब आप एक शख्स को पकड़ते हैं और आप पहले कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई इंक्वायरी बेजाम ही रखना हुआ ना नासिर साहब। ये आपको पता है किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो कर्टेल करना, लिबर्टी, फ्रीडम बहुत बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के खिलाफ है। और सीनियर सियासतदान जो है, हाँ। और मजे की बात है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर भी नहीं जारी किया गया। प्रोटेक्शन ऑर्डर भी नहीं, एक ऐसा आदमी जो असम्बली में जिसकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वो मिला सियासतदानों को कहता है कि इकट्ठा रहें, लेकिन देखें ये वो केस है, नासिर साहब बताएंगे, हाँ। जिसमें इमरान खान साहब ने अली जफर को वकील किया नैब की तरफ से। हाँ, ये गठजोड़ जो नैब न्याजी और नैब का जो इल्ज़ाम लगता है नून लीग लगाती है, उसका ये सबूत था। हाँ।
तो कयूम साहब देखें, उसमें उन्होंने कहा कि जजमेंट में उन्होंने लिखा है कि चूँकि एविडेंस नहीं था तो हमने खुद इनिशिएटिव लिया और उनसे बहुत सी चीज़ें पूछी, लेकिन मतलब प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ये भी कहा है कि देखें प्रॉपर्टीज जो बेनामी है उनके ख़ानदान बेगमात के या बच्चों के नाम पोजेशन में हो ना, वो होती है बेनामी। ये कहते हैं कि उनके पास कोई इस तरह का कोई सबूत नहीं है, और अगर किसी के पास है तो इसमें खुर्शीद शाह रिस्पॉन्सिबल नहीं है हर एक के जवाब देने के लिए। और मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी खौफनाक जजमेंट है ये। क्या खौफनाक है, बता दें आज आप। मतलब उसको हर खौफनाक किस हवाले से? कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। एविडेंस के बगैर किसी बंदे को 2 साल तक रखना और हल्के के अवाम की रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली के अंदर ना होना, यानी ये देखें कयूम साहब के 2 साल से आपने क्या, मैंने जो अपोजिशन लीडर भी रहा हो, जिसने जावेद इकबाल साहब को अपॉइंट किया हो मशवरे से, तो वैसे ये तो खुर्शीद शाह साहब के लिए ये है कि जो हीरा उन्होंने ढूंढा था, जो कौमी असासा स्ट्रेटेजिक एसेट जो इन्होंने ढूंढा था जावेद इकबाल साहब को, तो मेरा ख्याल है इस वजह से उनके लिए बनता भी था कि वो स्ट्रेटेजिक एसेट जो है वो फिर उन्हें पता भी चले कि ये है। अब देखें 2 साल हो गए, एक तो फाइनल रेफरेंस नहीं दायर हुआ, ये नायली देखें। दूसरा जो प्रॉपर्टी की वैल्यू दी गई वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कि जी ये प्रॉपर्टी, मतलब आज की वैल्यू दी गई जबकि वो पुरानी। अब ये उस वक्त मुझे याद है कि मखदूम अली खान ने जो वकील थे खुर्शीद शाह, उन्होंने उस वक्त ये भी बताया था हमें कि ये हफीज़ पीरज़ादा के वालिद ने भी उस वक्त ज़मीन ली, वो 30 लाख की कि 20 लाख उस दौर में, या इतने पैसे। अब ये जो करोड़ों अरबों रुपए का इन्होंने कह दिया, देखे ना, ये इससे मैलाफाइडी नजर आई। फिर इसमें कहा गया कि बेनामी है, बेनामी के जो एविडेंस थे, बेनामीदार जो उनके, वो कोई नहीं दिए गए। फिर उनका कहा गया कि जी ट्रांजेक्शन है, अकाउंट है, तो वो खुर्शीद शाह का ये डिफेंस था कि जी सारा कुछ पब्लिक है, FBR में मैं टैक्स देता हूँ, तो ये सारा मामला टैक्स अथॉरिटीज़ देखें। हाँ। उसका जवाब नहीं है नैब के पास। तो मसला ये था कि इमरान खान जो है वो पर्सनल थे खुर्शीद शाह साहब के वाले, विच हंटिंग। देखें इस जो ख़ास कर खुर्शीद शाह के में एक दफ़ा अली ज़फ़र जो हैं वो उनको कहा गया कि पेश हों। ये बड़े, मेरा ख्याल है हम बात कर रहे हैं नैब में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी देखना होगा इस मामले में, जुडिशरी को भी देखना होगा कि जुडिशरी से कितना बड़ा एक मामला ऐसा चीज़ हुई है कि एक बंदे की शख्सी आज़ादी पे ये फैसला है, और 2 राउंड चले हैं कयूम साहब, 2 राउंड चले। हाई कोर्ट में पहले आया मामला तो बेल रिजेक्ट हो गई, ठीक है, जब सख्त कड़ा है सारे रियासती इदारे और सारा कुछ। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, 5 महीने यहाँ पहली दफ़ा बेल मैटर टेकअप नहीं हुआ, कोविड है जी, ये है, केस लगता था यानी बेंच तब्दील हो जाते थे। जब जैसे याहिया अफरीदी, मजे की बात है कि वो होते थे तो केस लगता ही नहीं था। अच्छा, इवन वो जो लोग थे जो खुर्शीद शाह के हामी, वो यही कहते थे कि जी अब क्योंकि बेंच, आपको पता है कि इतनी क्लियरिटी है यहाँ के, कुछ जजेस सीधी बात है, जिस तरह मतलब जैसे मुशीर आलम थे, वो बेंच में बेल मैटर में उनका व्यू बड़ा सख्त था। हाँ, अब अच्छा, वो जब याहिया अफरीदी उनके साथ होते थे बेंच में केस ही नहीं लगता था। अच्छा, इवन डेट दी हुई, डेट फिर भी केस गायब हो जाता था। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि केस लगा बेंच में, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मुशीर आलम की तरफ। अच्छा, उसमें कहा गया कि जी आपने तो हार्डशिप के ग्राउंड ही नहीं लिया, मेरिट क्यों, पहले आप जाएं दोबारा हाई कोर्ट, हम उनको कहते हैं हार्डशिप के ग्राउंड लें। अच्छा, फिर मामला जी हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन पे अब सिंध हाई कोर्ट के बार कहती है कि जी बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडेड और बहुत उन्होंने ह्यूमन राइट के लिए बड़े काम किए हैं, अली वजीर के लिए भी उन्होंने बड़ा काम किया और खुर्शीद शाह के लिए भी बड़ा काम किया है, उन्होंने ह्यूमन राइट के लिए तो बहुत बड़े काम किए ना। वैसे हम भी कहते हैं कि ठीक है यार, ज्यादती ना हो, लेकिन अली वजीर को भी बड़ी जल्दी बेल दी थी और खुर्शीद शाह को भी। अच्छा, फिर वो ये हुआ कि वहाँ मामला लटका रहा, उन्होंने दरख्वास्तें दी जी कि डेडलाइन दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने गालबन कहा था कि कुछ इतना टाइम इसमें जल्दी डिसाइड। फिर बेंच ऐसा बना, उस बेंच ने कहा जी पहले सवाल ये कर दिया कि वो हैं कहाँ, जेल में हैं या अस्पताल हैं। अच्छा, ये मामला खुल गया। फिर उसके बाद वहाँ बेल आई, बेल रिजेक्ट हो गई वो, और उन्होंने कहा कि उसको तो जल्दी जेल में। अच्छा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो तो सारी चीजें चले, लोगों को पता है ना, 2 साल की वो बता रहा हूँ जिसमें जुडिशरी का रोल। फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, जब लीव ग्रांटिंग आया तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा जी पहले तो सवाल ये है, बेल तो हम बताएं, ये बताएं कि वो हॉस्पिटल से वो आ गए हैं उधर जेल में कि नहीं, पहले तो ये लीव ग्रांट यानी नोटिस देने में घंटा, आधा पौना घंटा मखदूम अली खान ने आर्गू किया, फिर नोटिस हो गया। ये भला हो कि बेंच ऐसा, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस उमर बंजाल का ये बेंच, और फिर जस्टिस काजी अमीन भी थे।
अब एक दिन उनका कोई मसला था, जस्टिस काजी अमीन जो है वो बेंच में नहीं थे, तो कहा गया कि जी नायब की तरफ से कि 2 रुकनी बेंच तो बेल सुन ही नहीं सकता। मखदूम अली खान ने कहा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का रूल है जिसमें है कि बेल मैटर तो डिवीजन बेंच सुन सकता है। तो उसमें उमर अता बंदयाल साहब की भी एक उसमें फिर मंसूर अली शाह ने कहा कि जी नहीं, आपने वैलिड पॉइंट है आपका, आप प्रोसीड फर्दर। उस पर जब मंसूर अली शाह और जस्टिस उमर अता बंदयाल, क्योंकि ये बेंच इस वक्त ज़बरदस्त, इस वक्त जो लोगों को यहाँ रिलीफ बड़े अरसे बाद जो है वो जो 2 साल से जो एक शख्सी आज़ादियों की घुटन थी, वो यहाँ से जो मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट, चाहे वो प्री अरेस्ट बेल पे हों, पोस्ट अरेस्ट बेल पे हों, या और भी सिविल लिबर्टीज़ के मामला हों, शख्सी आज़ादियों के, तो वो उस जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस में उन्होंने देखा पूरे केस को कि यार एक MNA है, उसकी शख्सी आज़ादियाँ और केस क्या है। मेरिट पे जब ये सारी चीज़ें आई तो वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल केस है ही नहीं, मेरिट पे उनको बेल दी थी। वो हो गया ना। अच्छा नासिर साहब, ये जो हमने देखा है कि दो महीने हो गए, मेरे ख्याल में 2 महीने या 3 महीने पहले बेल हुई थी, अक्टूबर 21 को हुई थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है ना, 3-4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जजमेंट आई। सुना था पहले कि उमर अता बंदयाल साहब लिख रहे हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं यार चलो शाह साहब आप लिखते हैं, मेरे पास टाइम नहीं। जजमेंट ऐसा ही हुआ। देखिए लेकिन जजमेंट तो आ गई ना। लेकिन कयूम साहब, मैं आप एक बात कहना चाह रहा था कि खबर दें आप, खबर दें ना, हाँ तरदीद करें या नहीं, मैं तरदीद नहीं करूँगा। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, जो लोग हैं ना, आम आवाम, वो उस जुडिशरी को याद करती है जो रिलीफ गिवर हो। देखें, लोगों के यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कदम कदम पे। आपकी ठीक है, आप ये बताएं कि इस जजमेंट का जो अब ये बेल मैटर के अंदर आई है, अगर हम देखें तो वो केस के मेरिट्स के ऊपर ये एहतियात रखी है अदालत ने कि इससे ट्रायल प्रेजुडिस ना हो। नहीं, देखें बॉस ने ये ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन ये जजमेंट इतनी ऐसा ज़बरदस्त है कि उससे ट्रायल, मेरा ओपिनियन है, प्रेजुडिस तो हो ही जाएगा। जब वो ये कह रहे हैं क्लियरली कि आपने कोई रेफरेंस नहीं फाइल किया, देखें कैसे आप मतलब देखें रेफरेंस आपने फाइल नहीं किया, आपने उसको 2 साल, ये कोई हिटलर की हुकूमत थोड़ी है, नाजीइज्म थोड़ी है पाकिस्तान के अंदर। और सेकेंडली आपने जो एस्टिमेशन की है प्रॉपर्टी की वैल्यू एवेल्यूएट की है, उस वक्त नहीं की जब खरीदी गई है, अब की। यार ये कैसे मुमकिन है? मैंने आपको याद होगा, मैं अगर एक चीज़, आपने मोबाइल फ़ोन अगर 10 साल पहले लिया, उसकी प्राइस और थी, अब वही मोबाइल फ़ोन इसकी कीमत बहुत की वैल्यू है, आप जस्टिफाई ही नहीं कर सकेंगे, ना उसकी रसीद मिलेगी। तो ये जब मलिक रियाज ने बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस वक्त कीमत कुछ और थी, जब वो डेवलप्ड हो गई तो उसको जुर्माना आपने डेवलप्ड उसके ऊपर लगा दिया। एक ही चक्कर है फिर। देखें कयूम साहब, वो तो सुप्रीम कोर्ट दे, आप सुप्रीम कोर्ट ऐसे देखें, वो बहुत बड़ी ज़मीन है और उसमें ये प्रिंसिपल एक ही है, लेकिन देखें ये बेल का मैटर था ना। ये आप उसको उससे ना मिलाएं ना, वो कोई और चीज़ है। और उसकी बाकायदा उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स है ना, और उसमें आपने एक्सपेंशन की है ना, और बहुत सी वो ज़मीनें भी ली हैं जो आपने नहीं खरीदी थी, उसमें बहुत से घपले भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो एक जजमेंट आया है, इससे असर क्या पड़ा है ये अब जब शहजाद अकबर साहब और इसके बाद जो है? देखें, मैं तो आपको कह दिया ना वन लाइनर में कि ये लास्ट नेल ऑन द कॉफिन, इन द कॉफिन है, मतलब कहने का लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ एहतसाब ने, मतलब नैब का जो नैरेटिव जो है कि हम जो करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आप नासिर साहब, नहीं छोड़ना चाहिए करप्ट लोगों को। मसला ये है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर उसके तहत जो है पक्का हाथ डाला जाए ना, सिर्फ सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल तो ना हो। कंप्लीट करें आप उसको, देखें आप कंप्लीट होमवर्क करें। नैब ने आज तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट यही तो मसला है ना, बंदे को अंदर डाल देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो नहीं, एक दफा सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन नैब नु अंदर पा दे के भाई अंदर बैठ के जरा जेल दे चुमियां पपियां कर। नहीं, वो तो एक फेवरेट है ना सर। वो बात ये है कि मैं यही कहता हूँ कि भाई अब एक आफ्ताब सुल्तान की रिपोर्ट आई थी बैंक ऑफ पंजाब में, आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में? वो बैंक ऑफ पंजाब का कितना आखिर में 80 अरब का जी घपला हुआ, और ये हो गया, वो हो गया, रेगुलेटरी, वो कहाँ चला गया? चौधरी जो है, क्योंकि वो एक बयानिए के साथ हैं, तो उनकी इंक्वायरियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। मेरा तो ये है कि यार एहतसाब हो तो सबका हो और एक तरीके से हो। अच्छा, उनकी इंक्वायरियाँ ख़त्म हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मसला ये है कि नैब को हम ये नहीं कहते कि करप्शन बिल्कुल खुलम खिलाफ जो है पोलिटिकल एलीट हमारी करे, लेकिन नैब को चाहिए कि वो एविडेंस ऐसे हों और उनको कन्विक्ट करवाए
और लोगों को न कि ये हो कि गिरफ्तार करके बताएं जी कि आप अपनी पार्टी छोड़नी है, अगर आप बयानिए के साथ होते हैं तो सब कुछ मामला तय हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात आ गई कि जस्टिस बहुत डिफिकल्ट होता है प्रूफ करना, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं होता कि आप नासिर साहब 2000 मतलब 1997 से जो है ना एहतसाब चल रहा है आपका, वही बात मैं करने, बल्कि ये इससे भी पहले एब्डो से लेके और शुरू देखें ना, आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के, आपको ज़माने में याद नहीं है कि वो एक पार्टी बन गई थी पार्लियामेंटेरियन, वो क्या कहते हैं, काफ लीग, नहीं काफ लीग के अलावा पीपल्स पार्टी में भी एक जहाँ मामला आता है पैट्रियट ग्रुप आखिरी मामला हो, वो पापा जॉन्स का मामला आता है तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी मैंने ओपिनियन लिया लॉ मिनिस्टर से, और इनका केस नहीं बनता। जब शरीफ फैमिली का मामला हो तो ओपिनियन ली जाती है अटॉर्नी जनरल से, वैसे वो मामला भी वैसे ओपिनियन अटॉर्नी जनरल से ले लेते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, तो मेरा ख्याल है वो उसमें भी कुछ और ही ओपिनियन आता है। वो जो एनसीए वाला मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात नहीं, मैं वो कर रहा हूँ जो उसकी अहमद नूरानी की खबर है जिसपे 52 कंपनियां और वो जो चली हैं पापा जॉन्स वाले। अच्छा, पापा जॉन्स के ऊपर आप करेंगे अटॉर्नी जनरल से मशवरा कर लेते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी मैंने लॉ मिनिस्टर से ओपिनियन ली, उन्होंने कहा केस ही कोई नहीं बनता, ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। अब तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन लेनी चाहिए। तो कयूम साहब किसी दिन चल के पापा जॉन्स तो खाते हैं इकट्ठे, बिल्कुल पापा जॉन्स पे चलते हैं, वहाँ जाके प्रोग्राम भी करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जनाब ये नासिर इकबाल साहब ने पापा जॉन्स पे पिज़्ज़ा खाने की फरमाइश कर दी है, तो अगर कोई स्पॉन्सर है तो हम हाजिर हैं। नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, हम अपने पैसे से खाएंगे, हमें स्पॉन्सर नहीं, मैं खिलाऊंगा। चले, देखा जी ये इस तरह से। तो जनाब एहतसाब का अमल जो है वो पहले से ही गहना दिया गया था, नैब ने उसके अंदर 4 चांद लगा दिए, और फिर जब चेयरमैन नैब की अपने बातें सामने आई तो वो आपने देखा कि क्या नैरेटिव था, और उस जो वो वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद से कौन कौन से सियासी लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए, और अब फिर नैब को जो है वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए अमेंड किया गया, और मौजूदा चेयरमैन नैब ही अभी भी चलते चले जा रहे हैं जबकि उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, और हुकूमत को और अपोजिशन को कोई नया चेयरमैन नैब नहीं मिल रहा। शाराए दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।